नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बीजेपी पार्षद ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी बीजेपी पार्षद पुलिस की हिरासत में है। बीजेपी पार्षद से फिलहाल पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। तो घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल भी है। हल्द्वानी से एक चौंकाने वाला ये पूरा मामला सामने आया, जहां बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बता दें कि बीजेपी पार्षद ने एक युवक पर फायरिंग की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पार्षद को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ जारी है। पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला जो है सुशीला तिवारी अस्पताल के पीछे का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पार्षद से पूछताछ हो रही है। तहकीकात लगातार जारी है। तो बीजेपी पार्षद ने एक युवक की यहाँ पर पिटाई की और उसको मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग की घटना में युवक की मौत हो गई है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हल्द्वानी का ये पूरा मामला है। बीजेपी पार्षद को पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पूछताछ लगातार जारी है। तो बीजेपी पार्षद ने यहाँ पर पुलिस ने जो है बीजेपी पार्षद को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और घटना से पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा मामला हल्द्वानी का है, जहां बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी सामने आई है। बीजेपी पार्षद ने एक युवक पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसी बीच अंजलि पंत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पूरा मामला है क्या, बताइएगा। अंजलि, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से अंजलि से कनेक्ट होंगे। आपको बता दें कि फायरिंग की घटना में युवक की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। वजह क्या रही है इसके पीछे की, क्या कोई पुरानी रंजिश है या फिर कोई और वजह है, हर एक एंगल से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। तो बीजेपी पार्षद से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। हिरासत में ले लिया गया है बीजेपी पार्षद को, लेकिन इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी का माहौल जरूर है। तो आपको बता दें कि हल्द्वानी का ये पूरा मामला है। बीजेपी पार्षद ने एक युवक पर फायरिंग की, जिसकी वजह से वो बुरी तरीके से घायल हो गया। अस्पताल में जब भर्ती करवाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही साथ जो है जिसने फायरिंग की थी बीजेपी पार्षद को भी पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो हल्द्वानी का ये पूरा मामला, बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी सामने आई है और पूरे इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल भी है। बीजेपी पार्षद से पुलिस की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्या कोई पुरानी रंजिश या फिर कोई और वजह, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से भी हर एक एंगल से जांच पड़ताल जारी है। तो बीजेपी पार्षद ने एक युवक पर फायरिंग की और फायरिंग में वो बुरी तरीके से घायल हो गया। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में शीतलहर का कहर जारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान कम हो चुका है। मैदानी इलाकों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो पहाड़ों में ठंड को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई है। विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। तो घने कोहरे की वजह से कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी है। इसी बीच हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी भी ठंड से लोगों को राहत नहीं मिली है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है।
और निश्चित रूप से देखिए उत्तराखंड की खासतौर पर बात कर ली जाए तो अभी जो शीतलहर है उससे निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में कई दिनों से देखने को मिल रहा है, ना बारिश हुई है ना बर्फबारी हुई है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो जो पर्वतीय क्षेत्र जैसे चमोली जिले का अली बेदनी बुग्याल है, चाहे बद्रीनाथ की बात कर ली जाए, हेमकुंड साहिब, केदारनाथ की बात कर ली जाए, या फिर उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्र गंगोत्री से ऊपर, गंगोत्री धाम से जो ऊपर का क्षेत्र है गोमुख की तरफ, उधर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर हल्की बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन निचले इलाकों की बात कर ली जाए, पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरीके से चाहे रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, चमोली, टिहरी या फिर उत्तरकाशी, इन क्षेत्रों में जो है बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। इसके साथ ही कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो कुमाऊं क्षेत्र में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक जो है बर्फबारी देखने को नहीं मिली है, और आने वाले दिनों में भी जो है मौसम विभाग के अनुसार आज और कल में जो है बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जहां पर न्यूनतम से भी नीचे तापमान जा चुका है, यानी कि माइनस में तापमान रात के समय में जा रहा है। पिथौरागढ़ की बात कर ली जाए तो -3 डिग्री के आसपास जो है वहां पर तापमान गया था, बागेश्वर में -1 डिग्री तापमान गया था। इसके साथ ही साथ बद्रीनाथ में माइनस में लगातार टेम्परेचर चल रहा है, केदारनाथ में लगातार माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों की बात थी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर कोहरा अभी भी छाया हुआ है। हालांकि आज की बात कर ली जाए तो आज मैदानी क्षेत्रों में कोहरा नहीं छाया हुआ था। इसके साथ ही साथ जो है येलो अलर्ट जरूर जारी किया है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान के मुताबिक घने कोहरे का। ऐसे में जो 3 जिले पड़ते हैं, चाहे देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जो है घने कोहरे का था। और लेकिन राजधानी देहरादून में या देहरादून जिले के बात कर ली जाए तो घने कोहरे की जो है यहाँ पर घना कोहरा नहीं दिखा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में अभी भी जो है बिल्कुल कई ऐसे इलाके रहे जहाँ पर विजिबिलिटी जीरो रही, आमजन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हिमांशु, ये भी जानकारी दीजिएगा कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या आने वाले समय में ठंड से राहत मिल सकती है? निश्चित रूप से देखिए आने वाले दिनों में जो है ठंड से निजात नहीं मिल सकती है उत्तराखंड में, क्योंकि साफ तौर पर कोई अभी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी उत्तराखंड में सक्रिय नहीं है। हिमालयी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो हिमालयी क्षेत्रों में भी नहीं है। हिमालयी क्षेत्रों में जिस तरीके से हिमाचल या उत्तराखंड की बात करें तो कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है। ऐसे में बर्फबारी की आशंका ना के बराबर है। लेकिन जो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी की आशंका जरूर मौसम विभाग ने जताई है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर एक दिशा निर्देश ये भी जारी किया है कि रात के समय जो है आवागमन से बचें, किसी भी तरीके से आवागमन ना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पाला जो है जमने लगा है। और रात के समय में जब टेम्परेचर नीचे गिर रहा है तो ऐसे में पाला गिरने से जो है बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसलिए जो आवाजाही है उससे साफ तौर पर मना किया गया है। जी बिल्कुल हिमांशु, यानी कि तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी रैन बसेरों के लिए? निश्चित रूप से रैन बसेरों की अगर बात कर ली जाए तो रैन बसेरों को लेकर जो है प्रशासन के साथ साथ ये सचिव स्तर पर पहले ही बैठकें हो चुकी थी। साफ तौर पर सभी जिलों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोल्ड वेव एक्शन प्लान जो है जिलाधिकारी तैयार करें, और उसके आमद में जितनी भी धनराशि उनको चाहिए वो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दिए जाएंगे। हालांकि सभी जिलाधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियां पहले पूरी कर ली थी। लेकिन निकायों की बात कर ली जाए, नगर पालिका, नगर पंचायत या फिर नगर निगम क्षेत्र की कर ली जाए तो इन तीनों में जो है अलाव की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। अलाव के साथ साथ जो है जो भी चाक चौराहे हैं जहां पर भी है नगर निकाय में, वहां पर जो है अलाव लगातार जलाए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की गई है। नजर बना रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम एक बार फिर से टेंडर घोटाले को लेकर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजात पॉल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सुजाता पॉल का कहना है कि नगर निगम में जो भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है उसकी जड़ें बीजेपी शासन से जुड़ी हुई है और हर नए महापौर के साथ इसमें और हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामूली अधिकारियों पर कार्रवाई कर असली दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने महापौर सुनील उनियाल गामा से जवाब मांगते हुए कहा कि कब इस पूरे मामले की जांच होगी और कब बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ, और उसमें हिम्मत बढ़ती जा रही है हर उस महापौर की जो अब आ रहा है। और ये बता रहा है कि आप एक मामूली से अदने से किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामले में दोबारा टेंडर अगर हो रहा है तो ये घोटाला किसके द्वारा किया जा रहा है और जो बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनके नाम बताने की जरूरत है। पैसे बना रहे हैं तो ये भ्रष्टाचारी भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा, इससे बाज आना चाहिए।
नैनीताल के रामनगर में एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया है और इसे जंगल की तरफ खींचकर ले गया। इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम लापता युवक की तलाश में जुट गई। इसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटना रामनगर में देचोरी रेंज के भलोन क्षेत्र की है, जहां सिंचाई विभाग के निर्माण कार्य में लगे बिहार के युवक पर अचानक से हमला कर दिया। वन विभाग ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी भी है। ग्रामीणों ने विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने की मांग की है। तो वही वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव जंगल से बरामद कर लिया गया। तो रामनगर का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी भी पूरे इलाके में डर और खौफ का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वन विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे जांच पड़ताल की जाएगी और साथ ही साथ टीमों का गठन भी कर दिया गया है। टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। तो रामनगर का ये पूरा मामला है जहाँ एक आदमखोर बाघ ने एक बार फिर से एक शख्स को निशाना बनाया है। जंगल से युवक का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वन विभाग की तरफ से भी कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चंपावत के सूखी ढांग डांडा मिडार रोड पर भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला है, जहां बुड़म सुखमी में एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो वही हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तभी स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए टनकपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल एक कार रोड पर सूखी ढंग से लगभग 20 किलोमीटर दूर बुड़म सुखमी के पास अनियंत्रित होकर ऊपर से नीचे गिर गई, जिससे कार पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वही घटना की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता पंडित शंकर दत्त जोशी ने दी और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही कि किस तरीके से एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। घायलों को तुरंत प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और खबरों के मुताबिक एक ही परिवार के 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए और सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि जैसे ही हादसा हुआ तुरंत वहां पर लोग इकट्ठा हो गए और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया 5 लोगों का और तमाम घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर गड़बड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पूरे प्रदेश में व्यापक, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकारी अभिलेखों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला क्या है, रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार और कुटुंब रजिस्ट्रों की प्रतियां तुरंत संबंधित जिला अधिकारी के पास सुरक्षित रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की छेड़छाड़ की आशंका खत्म हो सके। परिवार रजिस्ट्रों की गहन जाँच CDO और ADM स्तर पर कराई जाएगी। जांच का दायरा साल 2003 से अब तक रखा गया है, जिससे पुरानी अनियमितताओं की भी पहचान की जा सके। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नाम दर्ज कराने वालों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि परिवार रजिस्टर पंचायत राज नियमावली 1970 के तहत संचालित होता है और अब इसकी प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा। बैठक में ये भी सामने आया है कि सीमावर्ती और मैदानी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अधिकार के बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने से राज्य के जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ने की आशंका है। इसी कारण नियमावली में संशोधन कर नई स्पष्ट नीति लाने का निर्णय लिया गया है, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं इस बैठक को लेकर CM धामी का कहना है कि परिवार रजिस्टर में कई जगह अनियमितताएं सामने आई हैं। पहले से मौजूद प्रावधानों में आवश्यक बदलाव कर अगली कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। सभी जिलाधिकारियों और CDO को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जहां भी गड़बड़ी हुई है
विशेषकर देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, कोटद्वार, मुनि की रेती, ढालवाल और बनबसा टनकपुर क्षेत्र में उसकी सख्त मॉनिटरिंग की जाए। सभी जिलाधिकारियों को, सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने वाले कि हमारे सभी डीएम और सीडीओ जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं या जहाँ भी गड़बड़ियां हैं, विशेषकर हमारे 4 मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और इसके अलावा पौड़ी का हमारा कोटद्वार वाला क्षेत्र, टिहरी जनपद का मुनिकृति वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र ढालवाला का क्षेत्र और चंपावत जनपद का बनबसा टनकपुर, यहाँ पर इस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत आई है। हम उसका सघन अभियान चलाकर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसको ठीक करेंगे और तब तक सभी जिलाधिकारी उसको अपनी मॉनिटरिंग में लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डेमोग्राफी बदलाव भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है और सरकार किसी भी कीमत पर आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहती है। राज्य में जो जनसंख्या परिवर्तन हुआ है वो ना उत्तराखंड के लिए ठीक है और ना ही यहाँ की संस्कृति के लिए। हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। हमारा लक्ष्य आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और समृद्ध उत्तराखंड देना है। इस पैमाने पर जो डेमोग्राफी में परिवर्तन पाया गया है, एक अंतर पाया गया है जो राज्य के लिए बहुत ठीक नहीं है, यहाँ के देवत्व के लिए भी ठीक नहीं है। और पहले के समय में ऐसी ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया है जहाँ पर कोई भी उनका नामो निशान नहीं था, ऐसे स्थानों पर भी बसा दिया गया है। हम किसी भी कीमत पर अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उनके भविष्य को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका भविष्य सुनहरा रखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई खतरा मोल नहीं लेते। सीएम धामी और सरकार का रुख स्पष्ट है कि परिवार रजिस्टर में अनियमितताओं को लेकर सरकार अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में इस पर सख्त फैसले देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में गंगा सभा ने तीर्थ स्थलों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देते हुए बड़ा बयान दिया। जहां प्रेस क्लब हरिद्वार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि हरिद्वार, ऋषिकेश समेत सभी तीर्थ घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाना चाहिए। गंगा सभा ने इस मांग को लेकर प्रशासन से जल्द ठोस निर्णय लेने की भी अपील की। साथ ही गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि हरिद्वार कुंभ नगरी है और कुंभ नगरी की अपनी धार्मिक मर्यादाएं हैं और इसी को देखते हुए गंगा सभा ने प्रशासन से सभी घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग रखी। तो आपको बता दें कि प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर अपनी मांगों को रखा गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा ने ये मुद्दा उठाया है और साफ तौर पर कहा है कि गैर हिंदुओं को यहाँ पर नहीं आना देना चाहिए और प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम और निर्णय उठाना चाहिए। तो घाटों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा सभा ने ये मांग उठाई, ये मुद्दा रखा और साफ तौर पर कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर ठोस कदम और निर्णय लेना चाहिए। क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक सनातनी के मन में एक आस्था का केंद्र है, तो इस कुंभ क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए और यहाँ गंगा किनारे के इस कुंभ क्षेत्र में जितने भी घाट हैं सभी घाटों को अहिंदुओं के लिए प्रवेश निषेध करा जाए ताकि समस्त हिंदू समाज के लोग, समस्त धर्मावलंबी, हमारे सनातनी यहाँ आकर के अपनी पूजा पद्धति, स्वच्छता, अपनी आस्था, अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूरी कर सकें। खबर रुड़की से है। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कार ने अनियंत्रित होकर एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तभी स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वही पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने नशे में धुत कार चालक को मौके पर ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कार को भी कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना रुड़की गगन नहर कोतवाल क्षेत्र में स्टेडियम के पास की बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और युवक इसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इस पूरे मामले को लेकर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया।
रुड़की में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर यहां पर गंगा नहर में गिर गई है, जिसमें सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वह घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर झाल के पास की बताई जा रही है। हरिद्वार में अपराध के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहां पर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मामले का खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर चोरी हुए 2 ई रिक्शा को भी बरामद किया है, साथ ही एक शातिर चोर को भी गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। मामला हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का है। तो हरिद्वार का ये पूरा मामला है, जहां ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। कब्जे से पुलिस ने 2 ई रिक्शा भी जब्त किया है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच पड़ताल जारी है। आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। तो ई रिक्शा चोरी करने वाला एक और चोर गिरफ्तार हो गया है। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।